हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्लस टू बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज का लेक्चर से आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली हमने दो मेजर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, एक तो माइक्रोस्कोप और एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। राइट, आप सबको पता है माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है और आप सबको पता है टेलीस्कोप का हम कहाँ यूज़ करते हैं। राइट, तो हमारा जो अगले 2 या 3 लेक्चर रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे रहेंगे, और जैसे ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म होंगे तो हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की खास बात यह है कि हर साल चाहे पेपर कितना मर्जी टफ हो या कितना मर्जी ईजी हो, इसमें से 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो लास्ट के 3 लेक्चर्स है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 3 लेक्चर्स के बाद फिर हम इस पर एक न्यूमेरिकल वीडियो भी बनाएंगे ऑप्टिक्स पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बिना न्यूमेरिकल के हम ऑप्टिक्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने नंबर हम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में जा सकते हैं। तो इसके साथ साथ न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का पहले टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या चीज़? देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप एक तरह से एक कन्वेक्स लेंस ही है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक तरह से एक छोटा सा कन्वेक्स लेंस ही है, लेकिन मैं बताऊंगा कि उसको हम किस तरह से यूज करेंगे कि हमको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े बड़े नजर आएंगे। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि भाई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू सी मैग्नीफाइड एंड क्लियर इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, या मैं इसको ये बोल देता हूं कि भाई ये एक सिंपल भाषा में एक सिंपल कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ को छोटा कर दिया गया है। मैं ये कंसेप्ट भी समझाऊंगा कि फोकल लेंथ छोटा करने से अपने को क्या फायदा होगा, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर होंगे। देखो, जब आप फिजिक्स लैब में जाओगे तो आपको ना एक ब्लैक कलर का सिलेंडर नजर आएगा जिसके अंदर एक ही लेंस होगा, और कई बार आप उस सिलेंडर को जब आँख के पास लगाते हो तो आपको चीज़ें जो है ना अगर पास रखोगे तो बड़ी बड़ी नज़र आती है। फिजिक्स में कुछ हमारे पास डिवाइसेज होते हैं जैसे कि वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग्स होती है बहुत छोटी छोटी होती है, टाइनी होती है। जिसको लाइक थोड़ा सा भी आँखों में प्रॉब्लम है या जिसका भी पास का थोड़ा सा नंबर कमज़ोर है, मतलब पास का नंबर है, पास की नज़र कमज़ोर है, तो वो हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे उस रीडिंग को बड़ा बड़ा देखने के लिए। सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ कौन करता है? मैच मेकर्स या ज्वेलर्स। ज्वेलर्स क्या चेक करने के लिए कि जो आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो वो ओरिजिनल है कि नहीं है, वो उस पर जो गोल्ड पर वो हॉलमार्क का निशान उसको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है बड़ा बड़ा। मैच मेकर्स क्या होता है? जो वो पंजेबे बनाने वाले होते हैं, पायल बनाने वाले होते हैं जो लोग, ठीक है, वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो। और घड़ियाँ ठीक करने वाले भी। कभी नोटिस करना, जब आप अपनी घड़ी का आपकी घड़ी की कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है तो जब आप किसी घड़ी ठीक कराने के पास वाले के पास जाते हो तो वो भी अपनी आँख में एक लेंस लगाएगा अलग से, और उसके बाद वो आपको मशीनरी पार्ट ठीक करेगा। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो पामिस्ट है, हाथ की रेखाएं देखने वाले, वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस है, इनकेस कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसके 2-3 यूजेस क्या है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे कि मैंने बताया कि एक सिंपल कन्वेक्स लेंस ही है, उसको बस हम तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं कि यहाँ पर ऐसे। अब मान लेते हैं कि भाई इसका जो ये वाला सेंटर है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर O। इसका जो फोकस है यहाँ पर बना लेते हैं हम, दिस इज सपोज फर्स्ट फोकस। यहाँ पर क्या होगा? सेकंड फोकस होगा, तो यहाँ सेकंड फोकस बना लेते हैं। ठीक है, आपने जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप मैग्नीफाइड करके देखना चाहते हो, आप उसको लेंस के बिल्कुल पास रखोगे। लेंस के पास रखोगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के बिल्कुल पास आ गया, तो कहीं ना कहीं वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर होगा कहीं ऐसे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। आपको पता है कि जब भी फॉर कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ हो जाए, उस केस में जो इमेज बनती है बेटा वो एक तो वर्चुअल बनती है और एक इरेक्ट बनती है, और साथ में मैग्नीफाइड भी बनती है। ये हमने रे डायग्राम्स में सीखा था। अगर आप यहाँ से एक रे को भेजते हो बिल्कुल सीधा, ये रे कहाँ से पास करेगी बच्चों? ये रे फोकस में से जाएगी, सेकंड फोकस में से कुछ ऐसे। ठीक है, एक रे को आपने कहाँ से भेजा? ऑप्टिकल सेंटर में से, ये ऐसे जाएगी। अब ये रे सामने की तरफ तो कोई मीट नहीं कर सकती, इसलिए आप क्या करोगे? इसको वर्चुअली पीछे की तरफ खींचोगे, इसको पीछे की तरफ खींचोगे, और आपको इसी ऑब्जेक्ट की, इसी AB ऑब्जेक्ट की
एक इमेज मिल जाएगी ए डैश बी डैश, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज इतना था लेकिन आपने इसको मैग्नीफाई करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब अगर आपकी आंख, जो आपकी आंख की बात करूं, आपकी आंख यहां पर है कहीं, है ना, क्योंकि जब भी आप सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हो तो आंख बिल्कुल ग्लास से सटी होती है, बिल्कुल एक साथ लगी होती है। तो आपको ये नजर आएगा कि छोटा सा ऑब्जेक्ट था जिसको आप देख नहीं पा रहे थे ढंग से, लेकिन अब ये मैग्नीफाई होकर इतना बड़ा हो गया। क्लियर है? तो मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस यूज किया जिसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी छोटी ली। अच्छा, छोटी फोकल लेंथ से अपने को क्या बेनिफिट है? देखो एक चीज और बताता हूं आपको, एक और चीज बताता हूं। मैंने यहां पर अगर फोकल लेंथ को थोड़ा सा भी कम कर दिया होता, मान लो मैं ये ऐसे फोकल लेंथ लेता, ठीक है, तो ऐसे फोकल लेंथ लेने से ये रे ऐसे जाती, कुछ ये रे ऐसे जाती, देखो जो ऑब्जेक्ट है वो और बड़ा बनता, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है थोड़ी सी और बड़ी बनती। इसको जितना छोटा लूंगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी, उतना बड़ा आपको देखो यहाँ से एंगल का एलिवेशन देखने को मिल रहा है ना। तो इसलिए ये बेनिफिट होगा कि अब जब छोटी फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस लोगे उतना बड़ी आप उसको मैग्नीफाई कर पाओगे, राइट। तो हमने कुछ ऐसे लिया था इसको, तो आप फाइनल डायग्राम बना सकते हो ऐसे, दिस इज फाइनल डायग्राम, ठीक है, यहां से मैं देख रहा हूं। तो बच्चों यहां पर कुछ चीजें मार्क कर लेता हूं। मैं ये मान के चलता हूं यहां पर कि जो इस टाइम इमेज बन रही है, मैं लिख देता हूं यहां पर, एक केस बना देता हूं, दिस इज अ केस इफ इमेज इज लोकेटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक नॉर्मल ह्यूमन आई के पास अगर आप 25 सेंटीमीटर तक कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो वो उसको बिल्कुल परफेक्टली देख सकती है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा पास लेकर आऊंगा, इस मार्कर पर लिखे हुए अक्षर मेरे लिए ब्लर होना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी बुक को अगर पास लेकर आओगे तो देखना एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो बिल्कुल आपकी आंखों के पास होगी बुक, लेकिन जो उस पर लिखा हुआ है सारा कुछ ब्लर हो जाएगा। तो एक नॉर्मल आई जिस मिनिमम डिस्टेंस तक बिल्कुल क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकती है उसको मैं बोलता हूँ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और यहाँ पर मैं केस लेकर चल रहा हूँ कि जो इमेज बनी वो कहाँ पर बनी, एक ऐसी जगह बनी जहाँ पर मैं इसको क्लियरली देख पा रहा हूँ। कहने का मतलब जो ये इमेज है इसको मैं वी ना बोलकर मैं बोल रहा हूँ डी, कैपिटल डी इज फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, की इमेज मुझे बिल्कुल परफेक्टली नजर आ रही है, बिल्कुल शार्प इमेज नजर आ रही है, मैग्नीफाइड इमेज नजर आ रही है। तो डेट मीन्स कि वो कहाँ पर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी कि लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर। ठीक है बच्चों, और ये बी से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूँ यू। तो रे डायग्राम बना लो बच्चों ये, फिर कुछ और बातें करते हैं इसमें। हमारा मेन जो काम है सिंपल माइक्रोस्कोप में वो है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। अब ये मैग्नीफाइंग पावर क्या है और ये मैग्नीफिकेशन से कैसे अलग है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम को बना लो पहले आप। तो बच्चों अब हम मैग्नीफाइंग पावर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन। लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन का मतलब ये था कि आप साइज ऑफ इमेज को साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर करा रहे हो। हाइट ऑफ इमेज अपन ने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया आपने, तो मैग्नीफिकेशन मिल गई। मैग्नीफिकेशन 2, 3, 4, रियल के लिए नेगेटिव, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। मैग्नीफाइंग पावर जनरली क्या होता है कि देखो, अगर आप ध्यान से देखो, सामने अगर आपके कोई 10 फुट का ऑब्जेक्ट है तो आपकी गर्दन थोड़ा सा ऊपर उठेगी ऐसे। आपने 10 फुट के ऑब्जेक्ट को देखा। अगर ये 10 फुट का ऑब्जेक्ट 50 फुट का होता तो आपका गर्दन और ऊपर जाता है ऐसे। तो यानी कि एक और चीज़ भी है जिससे हम मैग्नीफिकेशन को देख सकते हैं। जनरली जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन को मैग्नीफिकेशन ना बोलकर हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, कि वो कितने टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर पा रही है। कितने टाइम्स का मतलब 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, राइट। तो मैग्नीफाइंग पावर देखने का एक तरीका ये भी होता है कि आप रेशो ले लो, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि यहां पर अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो मुझे समझ आ रहा है कि यहां से जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इमेज का एंगल बन रहा है, तो इमेज का एंगल ध्यान से देखो जरा,
इमेज का एंगल ये वाला बन रहा है, देखो ये बड़े वाला एंगल, ये इमेज बन रही है, तो इमेज का एंगल यहाँ से कितना बन रहा है बेटा, ये इस इमेज के एंगल को मैं नाम दे रहा हूं बीटा, ठीक है। लेकिन जहां पर इमेज बन रही है, मान लो इमेज मेरी बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, ऑब्जेक्ट को वहीं पर समझो जरा एक बार। मान लो जो ऑब्जेक्ट है ए बी, उसको मैंने यहां पर कंसीडर किया, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो यहां पर ऐसे ही होगा। मान लो कि ये बना रहा हूं मैं ए डबल डैश, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर देखने का तरीका यही होता है कि आपको इमेज और ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे कंसीडर करना है और फिर देखना है कि यहां से ह्यूमन आई कितना एंगल बना रही है। एक तरह से ये आप ये समझो कि आप ह्यूमन आई के लिए एंगल देख रहे हो, क्योंकि जो ह्यूमन आई है वो लेंस के बिल्कुल साथ सटी हुई है। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन को यहीं पर लिया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर और एंगल चेक किया। जो एंगल बना वो थोड़ा सा छोटा बना, कितना बना, मान लो कि जो ऑब्जेक्ट का एंगल है वो मैंने ले लिया यहाँ पर कितना, अल्फा। तो आप ये देख पा रहे हो बेटा कि इमेज का एंगल है बीटा और ऑब्जेक्ट का एंगल है अल्फा। अगर इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बनाऊँ तो आपको ऐसे समझ आएगा कि ये बड़े वाला एंगल तो बेटा है बीटा, और ये जो छोटे वाला एंगल बन रहा है यहाँ से, जो ये छोटे वाला एंगल यहाँ से बन रहा है, इसको बोल रहा हूँ मैं क्या, अल्फा। तो यानी कि ये जो ये वाला साइज है ये है ऑब्जेक्ट का साइज, और जो ये वाला साइज है बच्चों ये क्या है, इमेज का साइज। तो इस तरह से मैं एंगल के बेसिस पर भी जजमेंट कर सकता हूं। तो बच्चों मैग्नीफाइंग पावर अगर मुझे यहां पर निकालनी है तो मैं देखो सिंपल सा कंसेप्ट लगा रहा हूं कि कैपिटल एम इज मैग्नीफाइंग पावर, और मुझे करना क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट डी टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी। तो इमेज का एंगल कितना है बीटा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा tan बीटा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन में tan अल्फा। ऐसा करने से मुझे क्या मिल जाएगा m, क्योंकि मैं एंगल्स बहुत छोटे छोटे ले आऊंगा यहाँ पर, दिस एंगल्स आर स्मॉल, तो tan बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा एंड tan अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, tan बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं ट्रायंगल लूंगा ए बी ओ, ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी ओ परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ए बी, और बेस कितना है, बी ओ, यानी कि ए बी अपॉन में यू। इससे मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, इससे मुझे मिल जाएगा बीटा। tan अल्फा के लिए जो एंगल लूंगा वो ट्रायंगल कौन सा लूंगा, ये बड़े वाला जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये वाला। तो इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डैश ओ, ये लंबे वाला ट्रायंगल, यहां पर जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, ए डबल डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ, यानी कि ए डबल डैश बी डैश अपॉन में, अगर इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सीधा सीधा डी, ठीक है। अब ना आप में से बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये बड़े वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, tan बीटा के लिए बेटा मैं ये बड़ा ट्रायंगल भी तो ले सकता था, लेकिन मैं छोटा ट्रायंगल चूज किया। इसकी दो वजह है। सबसे पहली वजह है मैथमेटिकल, कि ये दो ट्रायंगल चूज करने से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा ए डबल डैश बी डैश ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सबसे बड़ी वजह ये भी है। और अगर मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलूं, ऑब्जेक्ट को मैं अगर जरा सा भी पीछे खिसकाऊंगा, ऑब्जेक्ट का साइज तो इतना का इतना रहेगा। मान लो जस्ट इमेजिन वन थिंग, अभी ये केस करवाऊंगा अभी मैं, कि अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर पड़ा होता है, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को जरा सा पीछे खिसका दिया, तो जो आप ए डैश बी डैश देख रहे हो ना, ये ए डैश बी डैश यहाँ नहीं होकर इन्फिनिट पे चला जाएगा, इन्फिनिट पे चला जाएगा। इन्फिनिट पे क्यों चला जाएगा, देखो जैसे जैसे मैं सेंटर से फोकस की तरफ जाऊंगा वैसे वैसे ये साइज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब इमेज कहाँ पर बनने लग जाएगी, इन्फिनिट पर। तो इमेज कहीं पर भी बन सकती है। ये जो बीटा है अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन ये हमेशा ऑब्जेक्ट यहीं पर रहेगा। तो इसलिए मैंने ट्रायंगल वो बनाना है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से इमेज की तरफ जाए, ताकि वो कोई फ्लक्चुएशन देखने को ना मिले और ना कोई मेरी कभी वैल्यू गलत हो, ठीक है। तो दो वजह मैंने आपको बता दी, एक तो ये कैंसिल आउट हो सकता है ए डबल डैश बी डैश से ए बी, और दूसरा
कि इमेज वेरिएबल है, जैसे ऑब्जेक्ट को जरा सा भी आगे पीछे खिसकाऊंगा तो ये इमेज कहीं भी इधर उधर बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो मैं भी समझाऊंगा अगले केस में। अब यहाँ पर जब मैं वैल्यू डालूंगा बेटा बीटा बाय अल्फा करूंगा तो जो मैग्निफिकेशन आएगी वो क्या आएगी, देखिए ए बी अपॉन में यू अपॉन में ए डबल डैश बी डैश अपॉन में डी। सोल्व करके बेटा ये आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डैश। यहाँ से जो मुझे आंसर मिला, मुझे मिला डी बाई यू, मुझे आंसर मिला बच्चों डी बाई यू, ठीक है। अब देखो एक चीज, क्योंकि u भी इंसिडेंट रेस के अपोजिट डायरेक्शन में रेस जा रही है सामने की तरफ, u भी लेफ्ट साइड में, ये भी नेगेटिव, इमेज भी लेफ्ट साइड में तो ये भी नेगेटिव। तो जब मैं साइन कन्वेंशन लगा भी दूंगा तब भी मैग्निफिकेशन क्या रहेगी, मतलब मैग्नीफाइंग पावर क्या रहेगी, डी बाई यू। तो मैंने एक सिंपल सा केस यहाँ पर ड्राइव कर दिया बच्चों कि जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका जो सिंपलेस्ट रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, डी बाई यू आ रहा है। अगर यहाँ पर ये डी ना होता, मान लो कि इमेज 25 की बजाय 24 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो इसको मैं ज़्यादा क्या लिख देता, इसको मैं v बाई यू लिख देता। इससे मुझे पता लगता है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफाइंग पावर वही है जो एक कन्वेक्स लेंस का मैग्नीफिकेशन है, v बाई यू, यही तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करो, ये था हमारा बिल्कुल लाइक जनरल फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया लेवल पे लेकर चलते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब देखो, अब हम एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ये कंडीशन यूज करके। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इमेज बन रही है वो डी पर बन रही है, यानी कि माइनस डी। साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस ही ले रहा हूँ, फोकल लेंथ आपको पता ही कि पॉजिटिव होगी। तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u लेंसेज के लिए, और मिरर के लिए 1/v प्लस 1/u होता है। वैल्यूज अगर यहाँ पर डालें हम तो देखो ये 1/f बन रहा है, ये 1/v को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस 1/d, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस 1/u। साइन कन्वेंशन लगाकर, आफ्टर यूजिंग साइन कन्वेंशन ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मुझे ना यहाँ पर कुछ ये चाहिए d बाई यू, ये d बाई यू फैक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा कैपिटल M से। तो क्या बन जाएगा ये बच्चों, d बाई एफ इक्वल्स टू -1 प्लस d बाई यू। अब ये d बाई यू हमने पहले भी डिफाइन करा कि ये किसके इक्वल है बेटा, मैग्नीफाइंग पावर के इक्वल ही तो है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा, -1 प्लस m इक्वल्स टू d बाई एफ। तो एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकता हूं मैं किसी सिंपल कन्वेक्स लेंस का, किसी सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का, वो ये आएगा। देखो इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो m इधर, ये 1 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस d बाई एफ। तो एक फॉर्मूला और मैंने बना दिया बच्चों, क्या, 1 प्लस d बाई एफ। ये जो है ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है। इट इज द केस ऑफ मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्मिंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो हमारी आई मैक्सिमम से मैक्सिमम जो विजुअल एंगल बनाती है ऑब्जेक्ट को या इमेज को देखते वक्त, वो मैक्सिमम एंगल तब बनता है जब सबसे क्लियर जो हम देख पाते हैं वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही देख पाते हैं। इसको आगे पीछे करूंगा तो ये ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो दूर, देखो ये अगर पीछे जाएगी तो थोड़ा मुझे छोटा नजर आएगा, ये पास लेकर आऊंगा तो ब्लर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन होती है जहां पर मैं बिल्कुल इजीली एक्चुअलिटी में क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज देख पाऊंगा। इसको मैं पास लाना स्टार्ट कर दूं, ये इमेज अगर बहुत पास बनती तो ये मेरे लिए ब्लर होती, इसका कोई फायदा ना होता। ये इमेज अगर दूर होना स्टार्ट हो जाए तो ये एंगल डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं उसको देख ही नहीं पाऊंगा ढंग से, मुझे एक्चुअल साइज का ही पता नहीं लगेगा कि इमेज का एक्चुअल में साइज क्या है, ठीक है। तो ये परफेक्ट है, इसको हम इसलिए बोलते हैं कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है। मिनिमम केस भी अभी कराऊंगा आपको। अब यहाँ पर भी पता लग रहा है कि अगर मैं फोकल लेंथ को बढ़ाता हूँ तो मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, मुझे बोलना चाहिए मैग्नीफाइंग पावर कम होगी। तो मैंने ये बात शुरू में ही बोल दी थी कि जितनी कम फोकल लेंथ आप लोगे लेंस की, उतना ज़्यादा आपका क्या मिलेगा, मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा। ये बात यहाँ से भी आप समझ सकते हो। जितना कम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को मैं जितना पास बनाऊंगा उतना बड़ा ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। मैग्नीफाइंग पावर देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। तो बजाय कि मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छेड़छाड़ करने के मैं
एक काम करता हूँ ना, मैं फोकल लेंथ ही कम ले लेता हूँ। जब मैं फोकल लेंथ कम लूंगा तो बाय डिफॉल्ट यू की वैल्यू भी कम लोगे आप। सपोज करो अभी यू 10 है और फोकल लेंथ मान लो 15 है, अगर मैं फोकल लेंथ कोई 7 ले लूंगा तो डेफिनेटली यू को आपको 5 लेना पड़ेगा, तो यू बाय डिफॉल्ट अल्टीमेटली बात यही आ जाएगी ना कि डिपेंड किस पे कर रहा है, फोकल लेंथ पर। तो देखो अभी इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर आई वो कितने ही 1 + d/f, ठीक है। तो यहाँ पर ना कई बार केस बन जाता है कि, केस कौन सा, पुलिस वाला केस नहीं, कई बार ये वाला केस बन जाता है इसका कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इफ इमेज इज फॉर्मिंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर ड्राइव इट्स मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो ये 1 + d/f वाला केस मैक्सिमम है। अब मिनिमम वाला केस भी दिखाता हूँ आपको, इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब एक और केस लेकर चलते हैं कि अगर इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन जाए फिर क्या होगा। देखो इस केस को ना मैं दोबारा बनाता हूँ और सिखाता हूँ आपको। देखो रे डायग्राम मुझे आपके साथ साथ ही बनाना पड़ेगा। कोशिश करना कि रे डायग्राम को अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल से बनाओ। यूज़ पेंसिल करनी है, लेकिन पेंसिल में भी थोड़ा सा डार्क कलर ही आप, मतलब डार्क थोड़ी पेंसिल हो तो बेटर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस ली, ये हमने कन्वेक्स लेंस लिया बच्चों। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। मान लो ये फोकल लेंथ है, लेट अस टेक की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, चलो ठीक है। दिस इज f1 और यहां पर ले लेता हूं मैं f2, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर ही रख दूं तो आपको पता है कि ये 5वां केस है जिसमें जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और सामने की तरफ यहां कहीं बनेगी। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 9.9999999999 यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट को जरा सा पहले, बिल्कुल फोकस से जरा सा पहले, समझ पा रहे हो, बिल्कुल थोड़ा सा अंदर की तरफ यहां पर कहीं रख दिया ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल जरा सा अंदर। तो जैसे ही जरा सा अंदर आया इमेज वर्चुअल हो जाएगी। 10 पर जाते ही इमेज कैसी है, रियल है और सामने की तरफ यहां पर है। 10 से जरा सा कम होते ही इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल और पीछे की तरफ चली जाएगी। अब सुनो, ऐसे केस में क्या होगा, एक रे जाएगी सीधी, एक रे जाएगी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर में से, और एक कहां से पास करेगी, फोकस में से। कोशिश करना ये पैरेलल दिखे आपको, स्केल का यूज करना, ये पैरेलल जानी चाहिए कुछ ऐसे, इस तरह से जाएगी ये कुछ। कहां पर जा रही है बेटा, एट इन्फिनिटी। यानी कि जो मेरा पहले ऑब्जेक्ट था वो कहीं यहां पर था आगे, और ऑब्जेक्ट जब थोड़ा सा आगे था तो ये इमेज थी, ये बिल्कुल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को, अब यहां पर ना देखो, ये वो कंडीशन है, मैं बोल सकता हूं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नियरली इक्वल टू f है, ठीक है। देख लो कितना डिफरेंस है ना। अगर ये परफेक्ट 10 हो जाता तो इमेज यहां ना बनकर यहां पर होती। आई होप ये बात आप रे डायग्राम से समझ पाए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। रे डायग्राम में हमने ये पढ़ा था ना कि जो 5वां केस था, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो, इमेज बनेगी कहां पर, रियल। मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे ना रखकर फोकस से जस्ट अंदर रखा, एक सुई के बराबर अंदर रख दिया, ठीक है, इतने डिस्टेंस पर अंदर रख दिया। अच्छा, तो यानी कि जो ये एंगल बन रहा होगा इमेज का, ये एंगल तो बीटा हो गया, यानी कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं ए भी बोल देता हूं। अब जस्ट इमेजिन कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो यहां पर है, और मैं यहां पर इस ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मैं tan अल्फा को निकाल सकूं। ये मैंने यहां पर d डिस्टेंस ले लिया, क्योंकि d डिस्टेंस में देखो इमेज यहां नहीं बन रही है, लेकिन मुझे यहां पर प्रोजेक्शन किसकी लेनी है, मुझे यहां पर प्रोजेक्शन लेनी है किसकी, ऑब्जेक्ट की। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट d होना चाहिए। तो यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या होगी, a डबल डैश b डैश परपेंडिकुलर बाय दिस बेस, ठीक है। Image is not forming at d right now, image is forming at somewhere infinity. But why I am taking this, because according to our magnifying power formula, object should be at least distance of distinct vision, right? तो यहां पर अगर मैं देखो सिंपली, अगर मैं tan बीटा निकालूं, tan बीटा की वैल्यू को मैं बीटा लिख रहा हूं पहली बात तो, और वो क्या होगा, ए बी, ये छोटू ट्रायंगल अपॉन में ये डिस्टेंस इस बार क्या है, u, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूं ए बी अपॉन में f, क्योंकि u f के इक्वल है। tan अल्फा क्या होगा बच्चों, tan अल्फा देखो
tan अल्फा क्या होगा, a डबल डैश b डैश अपॉन में b डैश हो, जिसको मैं ये भी बोल सकता हूँ a डबल डैश b डैश अपॉन में d बोल सकता हूँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है? अगेन मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इमेज नहीं बन रही है डी पर, मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बस ये यूज कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट का एंगल मुझे देखना है वो ये मानकर देखना है कि ऑब्जेक्ट मेरा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर पड़ा है, तो वहाँ से मैं ये अल्फा एंगल को लेता हूँ। तो जब मैं मैग्नीफाइंग पावर के रिजल्ट में फॉर्मूला ये पुट करूँगा वैल्यू, तो बीटा बाय अल्फा करूँगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए ए बी ओवर एफ अपॉन में ए डबल डैश बी डैश ओवर डी। तो ये एम किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई एफ के इक्वल आ जाएगा। दोनों के दोनों अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर दोनों के दोनों रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखो, एक बार आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है बच्चों, 1 प्लस डी बाई एफ, और एक बार क्या मिल रहा है, सिर्फ डी बाई एफ। यानी कि ये वाला केस क्या हुआ, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर का, और ये वाला केस कैसा हुआ, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि आपको बीटा के लिए हमेशा ये वाला ट्रायंगल देखना है, क्योंकि इमेज तो कहीं भी बन सकती है, इसलिए आपको हो सकता है कि कभी देखो यहाँ पर आप ट्रायंगल ले नहीं पा रहे हो, अब आपकी मजबूरी है। tan बीटा के लिए देखो कहाँ से आप परपेंडिकुलर ढूंढोगे, नहीं ढूंढ पा रहे हो ना, आपको नहीं पता ना इमेज कहाँ पर बन रही है, इसलिए कोशिश करना कि आप छोटा ट्रायंगल लो। क्लियर है? एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं इसमें। तो बच्चों आई होप आपको ये दोनों रिजल्ट समझ आए होंगे। ठीक है, तो सेकंड केस में आपने देख लिया कि जब इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन सिर्फ डी बाई एफ मिल रही है। अच्छा, एक और जो आपको मिसकंसेप्शन यहाँ पर आ सकता है कि सर साइन कन्वेंशन लगाकर दिखाओ जरा। देखो इसमें साइन कन्वेंशन दिखाता हूँ आपको, मैं लिख रहा हूँ डी बाई एफ। अब आप मुझे ये बोल सकते हो कि यहाँ पर मुझे चैलेंज भी कर सकते हो कि सर जो ये फोकल लेंथ है ये तो होती है पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस के लिए, और डी की वैल्यू जो लेफ्ट साइड में ले रहे हो यानी कि इधर की तरफ ले रहे हो ये नेगेटिव है, और मैग्नीफाइंग पावर तो आपकी नेगेटिव आ रही है, ऐसे थोड़ी होता है। पर मेरा जवाब आपसे यही रहेगा कि जो ये आपने एफ लिया है यहाँ पर, ये आपने एफ ये वाला लिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस एफ इज बेसिकली व्हाट, दिस इज यू एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यू किसके इक्वल है बेटा, ये फोकल लेंथ के जो आप लेफ्ट साइड में डिस्टेंस ले रहे हो, तो इसलिए इसको भी क्या लिखा जाएगा, डी बाई एफ। आई होप आपको बच्चों ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो जब भी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, 1 प्लस डी बाई एफ। लेकिन जैसे ही इमेज आपकी इनफाइनाइट पे बनना स्टार्ट हो जाएगी तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द होल सिनेरियो। इस पे एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हमारे लिए कंसेप्ट को करना इजी हो जाए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या है, अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज्ड as a simple microscope by a person whose near point is 25 centimeter. Find the magnifying power of microscope. तो अपने लिए सिर्फ काम की बात इतनी सी है कि 1 प्लस डी बाई एफ इज द फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला किसी भी मैग्निफिकेशन का, अगर इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे ना बने। अब इस पर्सन का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी कि इसके लिए जो इमेज बनती है वो 25 सेंटीमीटर दूरी बनती है। तो हमको केस कौन सा यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है। तो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लगाऊं यहाँ पर, डी की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पर मुझे 25, और एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 आ जाएगी, 6 टाइम्स। कई बार ना क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि मैग्नीफाइंग पावर इज या मैग्निफिकेशन इज या मैग्नीफाइंग पावर इज 10 और x। इस 10x का मतलब होता है 10 टाइम्स। इसको x ना समझो, इसको 10 टाइम्स समझो। कहीं वहाँ पर आप सोचो कि हमको तो x में दे दी, ऐसे क्रॉस बनाए तो इसका मतलब है 10 टाइम्स, यानी कि वो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो इमेज को 10 गुना तक बड़ा दिखा सकता है। 100x होगा यानी कि 100 टाइम्स। ठीक है, चलो अब थोड़े से और अच्छे न्यूमेरिकल पर चलते हैं इससे। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा। ये क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक पर्सन है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, 2021 के लिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप, ये अच्छा क्वेश्चन है। A man with normal near point, that is 25 centimeter, reads a book by using a magnifying
ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफाइंग ग्लास एक सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूं कि जो फोकल लेंथ है बच्चों वो है 5 सेंटीमीटर और जो कैपिटल डी की वैल्यू है अगेन वो 25 सेंटीमीटर है। आपको ये बताना है कि क्लोजेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस क्या है कि वो बुक को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू इजीली देख सके या पढ़ सके। तो सबसे पहले अगर मैं क्लोजेस्ट की बात करूं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस का क्या हो सकता है कि वो उसको अक्षर बिल्कुल साफ नजर आए जब उन अक्षरों की इमेज v इज इक्वल टू माइनस डी पर बनने लग जाए, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या माइनस 25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो क्लोजेस्ट जो इमेज बनेगी जहां पर ह्यूमन आई को बिल्कुल साफ नजर आए कि अक्षर यहाँ पर ऐसे ये बड़े बड़े और मैग्नीफाई अक्षर बन रहे हैं, वो हो सकता है कैपिटल डी। फारदेस्ट क्या हो सकता है? इनफाइनाइट। दोनों केसेस हमने करे हैं, हमने पढ़ा ना, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो क्लोजेस्ट के लिए बेटा हम हमेशा क्या यूज करेंगे? वी को, यानी कि इमेज कहाँ पर बन रही है 25 सेंटीमीटर दूर। और फारदेस्ट के लिए क्या होगा? इनफाइनाइट। तो जब मैं v को -25 लूंगा और f को 5 लूंगा तो इससे मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है कि बुक को मैं कितना दूर रखूँ लेंस से। तो मुझे पता है कि 1/v माइनस 1/u क्या होता है बेटा? 1/f। 1/v यानी कि -1/25 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/5 माइनस 1/25 माइनस 1/5 इक्वल्स टू प्लस 1/u। सोल्व करूंगा तो एलसीएम 25 ही रहेगा। -1 माइनस 5 इक्वल्स टू 1/u। तो बेटा u की वैल्यू कितनी आ रही है? -25/6, यानी कि अगर मैं सोल्व करूं -4.2 सेंटीमीटर। यानी कि उस मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर मैं उस बुक को -4.2 सेंटीमीटर दूर रख रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों आपको? 5। दिस इज f। मैंने बुक को रखा यहाँ पर, कितना दूरी पर रखा? 4.2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, जिससे जो उसकी इमेज बनी वो कहाँ पर बनी अक्षरों की? वो इमेज बनी एग्जैक्ट 25 सेंटीमीटर दूर, मुझे क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये तो निकाल दिया कि क्लोजेस्ट कहाँ रख सकता हूँ? पास से पास में इतना रख सकता हूँ लेंस के, ताकि जो इमेज कहाँ पर बने? 25 सेंटीमीटर दूर बने। अच्छा, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं अगला केस कराता हूँ। चलो आगे चलते हैं। अब फिर बोला इन्होंने कि फारदेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है जहां पर मैं बुक को रख सकता हूं। तो फारदेस्ट भी देख लेते हैं। अब फारदेस्ट के लिए मैं ये बोलूंगा कि जो इमेज बन रही है वो -d पर ना बनकर इमेज कहाँ चली गई? इनफाइनाइट पर चली गई। ठीक है, अब मैं क्या ले लूंगा? इसको इनफाइनाइट ले लूंगा। तो इनफाइनाइट लेने से देखो क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v का मतलब 1/इनफाइनाइट माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इससे मुझे पता लग रहा है कि -1/u इज इक्वल टू 1/5 और u की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? -5 सेंटीमीटर। ये वही केस आ गया, u इज इक्वल टू f की जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है? जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अपने कहाँ रखा? फोकस पे रखा, या जस्ट फोकस पे रखा कि जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है? इनफाइनाइट दूरी पर बन रही है। ठीक है, तो यानी कि उस बुक को अगर आप लेंस से, मैग्नीफाइंग ग्लास से 4.2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखोगे तो आपको क्लोजर डिस्टेंस मिल जाएगा, कि क्लोजर डिस्टेंस जहां पर आप उसको इजीली रीड कर सकते हो। जब आप इसी बुक को मैग्नीफाइंग ग्लास से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हो या फोकस पर रख रहे हो तो आपको वो मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा जहां पर आप बुक को रीड कर पाओगे, लेकिन ढंग से रीड नहीं कर पाओगे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इमेज कहां पर बन रही है? इनफाइनाइट पे बन रही है। बड़ी इमेज बन रही है नो डाउट, लेकिन इनफाइनाइट पे बन रही है। क्लियर है? तो आप ये भी बोल सकते हो बच्चों कि जो देखो, मैं इसको बार बार मैग्निफिकेशन बोल रहा हूं, अगर आपके मुंह पे भी बार बार मैग्निफिकेशन आ रहा है तो आप इसको ना ये नाम दे सकते हो, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तब भी ठीक बोला जाएगा इसको ना, एंगुलर। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की रेंज क्या है? मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो सकती है? d/f। मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1 + d/f। तो ये रेंज है, d/f तब मिलेगी जब v की वैल्यू क्या होगी बेटा? इनफाइनाइट। 1 + d/f तब मिलेगी जब v की वैल्यू क्या होगी? -d। ठीक है, तो ये बात समझ लो बस आप। ठीक है,
अब इस केस में जब मैंने v को इन्फिनिट लिया तो u का वैल्यू कितना आया -5, और जब मैंने बुक की इमेज को 25 सेंटीमीटर दूर लिया जहां पर मैं क्लियरली पढ़ पा रहा हूं, कम से कम डिस्टेंस जहां पर मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूं, तो u की वैल्यू कितनी आई -4.2। ठीक है, अब इसी का यूज करेंगे आगे, देखो जरा। अब इसका अगला पार्ट करते हैं। तो बच्चों एक काम और करेंगे हम, अब हम निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन। आपको पता है कि जो सिंपल फॉर्मूला है, सबसे सिंपल फॉर्मूला वो d/u तो है ही, हर हालत में d/u है। तो अगर m को मैक्सिमम करना है तो u को मिनिमम लेना पड़ेगा, और u मिनिमम कौन सा है 4.2। तो अगर मैं 25 को, d की वैल्यू 25 है, 25 को अगर मैं 4.2 से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आएगी 6 आएगी। यानी कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कितनी है 6 है, यानी कि 6 गुना बड़ा कर सकता है वो। अगर मुझे मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर देखनी है तो u की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा, और u की वैल्यू मैक्सिमम को पाई है 5 पर, तो ये कितना आ जाएगा d/5। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं, ये साइन कन्वेंशन के साथ माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। 25/5 यानी कि 5। बात तो वही है, देखो d/f कितना है आपके पास 5, d/f को मैं क्या बोलता हूँ बार मिनिमम, और इसमें अगर एक ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मैक्सिमम, यानी कि 6। ठीक है, तो मैंने एक बेसिक सा रिजल्ट उठाया सिर्फ और सिर्फ d/u। ठीक है, d/u से दोनों चीज़ें ड्राइव हुई थी, तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर भी पुट कर दे तो बात बन जाती, कोई मुश्किल नहीं था उसमें भी। यहाँ पर भी बात वही थी, देखो d/f, d कितना है 25/5, इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ कितनी है 5, तो यानी कि 5 से 1 + d/f 1 + 5 यानी कि 6। तो मिनिमम इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो कितनी है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन 5, और मैक्सिमम कितना कर सकता है, ये 6 कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन था, और मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, तो डेट्स इनफ फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। आई होप आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के दोनों कंसेप्ट समझ आए होंगे। कई बार टीचर्स क्या करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, एक रिजल्ट ड्राइव करा देते हैं, लेकिन वो दूसरा रिजल्ट ड्राइव नहीं कराते। इन एक्चुअल सिंपल माइक्रोस्कोप के 2 रिजल्ट्स है, और दोनों के दोनों बच्चों को आने चाहिए अगर आपको नंबर नहीं कटवाने सीबीएसई में, नीट में और जेईई मेंस में। सही बोल रहा हूँ। तो इसलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेना। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि इस ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं प्रायोरिटी वाइज सेट करूँ तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे टॉप पर आता है, जिसमें से क्वेश्चन हर साल बनता है। उसके बाद जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रिज्म पर क्वेश्चन। प्रिज्म प्लस जो TIR का कॉम्बिनेशन आता है कि ये रे को ट्रेस करो, ठीक है, और प्रिज्म वहाँ पर आपको एंगल दे देंगे, डेविएशन और TIR मिक्स करके, उस पर हर साल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर मैं थर्ड पे सेट करूँ तो लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन और लेंस पर क्वेश्चन। अगर मैं 4th नंबर पे सेट करूँ तो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस भी तरह का पेपर दे रहे हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मेरी तरफ से आज के लेक्चर में बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर आप पक्के मान के चलो। ठीक है, चलो एक कमेंट बॉक्स क्वेश्चन भी आपको दे देते हैं, बहुत टाइम हो गया कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आपने नहीं किया, तो अब देता हूँ क्वेश्चन। तो बच्चों आज का जो CBQ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने घुमा रखा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आपने अगर पूरा लेक्चर देखा है तो आप पिछले कंसेप्ट और आज का लेक्चर मिला के इस क्वेश्चन को जरूर कर लोगे। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉम्बिनेशन से बने 2 लेंसेज के, एक है +20 डायोप्टर पावर का और एक है -4 डायोप्टर पावर का। ओवरऑल ये कन्वर्जिंग लेंस ही है, आप देख भी पा रहे हो, क्योंकि कन्वर्जेंस की पावर ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू डाइवर्जेंस। अगर किसी नॉर्मल आई का जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो 25 सेंटीमीटर है, तो इमेज का साइज क्या नज़र आएगा 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट का, अगर मैं उसको सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखूंगा। तो अल्टीमेटली आपको निकालना है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों और जल्दी से मुझे आंसर भेज दो। जनरली मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ निशांक, भव्या, वंशिका, हिमांशु, वैभवी या कभी कभार वंदना, ये 4-5 बच्चे ये जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को सीरियसली ले रहे हैं, और जो बाकी बच्चे सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक किए बिना बंद कर देते हैं, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, ना मुझे कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का सोल्यूशन फ़ोटो क्लिक करके भेजते वंशिका की तरह। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियसली लो यार, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन फ्यूचर आपकी ग्रोथ के लिए। आपको हर एक कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को सीरियसली लेना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद
आज अगर आप इस चैनल पर देखो तो मैं मोर देन 200 वीडियो लेक्चर्स डाल चुका हूँ, जिसमें से मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 130 या 140 लेक्चर्स सिर्फ और सिर्फ +2 क्लास के हैं। 140 लेक्चर्स का मतलब है कि कम से कम मैंने 100 कमेंट बॉक्स क्वेश्चन तो डिस्कस किए होंगे, है ना। हो सकता है 40 लेक्चर ऐसे रहे हो जिसमें मैंने कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन 100 कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का मतलब जब समझते हो आपने, अगर एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया हो तो आपके 100 वो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन टिप्स पर होने चाहिए जो आपने खुद से अपने हाथ से सॉल्व किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप 100 न्यूमेरिकल्स पर विजय पा चुके हो। और अगर उसमें से कोई एक भी क्वेश्चन आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया या बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपको कितना प्राउड फील होगा। तो दिस इज पावर ऑफ स्मॉल थिंग्स। स्मॉल चीज़ें अगर आप करते रहोगे डेली लाइफ में तो एक दिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। तो बस ये ज्ञान आज का यहीं पे बंद करता हूँ, और इस लेक्चर के नोट्स बनाना बच्चों अच्छे से, और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो। चैनल की ग्रोथ आप लोगों पे डिपेंड करती है। मुझे सिलेबस, मैं यहाँ पर कम से कम 70-80% सिलेबस कवर अप कर चुका हूँ, बट जैसी ग्रोथ चैनल को मिलनी चाहिए थी वैसे शायद नहीं मिली है। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। कंटेंट हम डेली बेसिस पे डाल रहे हैं, शायद ऑडियंस हिट नहीं कर पा रही है या आप लोगों के थोड़ा सा शेयरिंग में कमी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बच्चों, और CBQ को ज़रूर सोल्व करना।